है ना। आपने बताया कि शायद एग्जाम चल रहा है ना, डोंट वरी। हाँ तो वो चीज है ना। आप अगले क्लास में जैसे 45 मिनट का गैप है, अगर आप आओ तो आ जाना, ठीक है ना। ओके सर, हाँ इसका अरमान आ रखा लेक्चर है मैं क्या उधर? आपको, हाँ ठीक है बेटा, तो वो चीज तो है ही ना। चलो देखो, आप आ जाना नेक्स्ट क्लास में, जब भी यू हैव 45 मिनट, जरूरत होगी तो मैं 15 मिनट और गैप दे दूंगा, नो इशू, आ जाना। इसको हम लोग रिकॉर्डिंग पे कर लेते हैं, एंड यू कैन सी, कहीं पे अगर डिस्टर्ब होगा तो उसको फिर रिकॉर्डिंग पे कर लेना। थोड़ा देर करो, कभी कभी बीच में डिस्टर्ब होता है, अभी शुरू हुआ है ना, सही रहेगा, डोंट वरी। चलिए, और आप लोग अपना माइक ऑफ रखना, है ना, सुनना, जब क्वेश्चन पूछना हो तब आप करना। देखो बेटा, तो ओएम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए ऑन ए गिवन एक्सिस, तो हमें ओएम को निकालना है। तो ट्राइंगल, हम लोग कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं? ट्राइंगल ओ ए एम, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्राइंगल ओ ए एम राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल ओ ए एम राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें साइन कॉस टेन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि cos थीटा की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो दिस विल बी बेस, इस थीटा एंगल के लिए बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो ये हो जाएगा आपको OM बाय OA। सो OM विल बी इक्वल टू OA इनटू cos थीटा। तो ये OA क्या हो गया? OA इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू cos थीटा। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखेंगे भी, है ना। ओके, समझा, है ना। अब एक बार में एक ही चीज लिखेंगे ना, है ना, सर अलग हमें अलग करके कैसे, लिखेंगे ना। अब एक्सक्यूज मी किसी सर, क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, एक बार में एक ही प्रोसेस से करोगे, वो भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, दूसरा सर काम भी कर हमें कैसे सकते हैं। पता चला ओ ए मैग्नीट्यूड है? आपको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन के बारे में लास्ट में पढ़ाया था बेटा। यस सर, हाँ पढ़ाया वेक्टर को था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैसे सर, एरो रिप्रेजेंट देख के, करते हैं बोलो? एरो देख के। एरो से। एरो में वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होता है? ये सब याद रखना पड़ेगा ना, अभी सर तो याद क्या नहीं बोला रखोगे तो आपने? पता, हाँ सर नेट इशू आ रहा है, क्या बोला था अभी आपने? कोई बात नहीं। हाँ अब मैं बता रहा हूँ, एक एक करके, पहले रुक के सुनो। पहले मैंने बोला, जब हम वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट होता है? सर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, हाँ, सर मॉड दे के पढ़ते हैं। अरे मॉड तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसका हेड मैग्नीट्यूड और टेल। एरो, एरो के द्वारा कैसे? हेड और टेल से एरो नहीं समझ बेटा, मैग्नीट्यूड नहीं समझते, लेंथ से समझते हैं, लेंथ से। क्या पढ़ाया था? लेंथ ऑफ वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, लेंथ ऑफ एरो इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। याद आया? अच्छा हाँ हाँ याद मैग्नीट्यूड ऑफ है। वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो बेटा ये जो लेंथ होगा, एरो का लेंथ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कम ऑन, इतनी जल्दी भूलोगे? अभी तो बताया, एरो का लेंथ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? सर वेक्टर की लेंथ। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यस सर। करता है ना बेटा। देखो, अभी आप लोग 10th के बाद अभी जस्ट पढ़ना शुरू किए और आपको अभी तक कोई सही बातें बताई नहीं गई हैं। याद रखिए, आपने 1 क्लास से लेकर 10th तक में जितनी पढ़ाई की है, कम से कम उसका 20 टाइम ज्यादा सिलेबस है। 11 12 का 20 टाइम ज्यादा सिलेबस है, एफर्ट लगाना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ओके, 11 12 में मैथ्स के 2-3 चैप्टर ही पूरे नर्सरी से लेकर 10th तक के मैथ्स के बराबर है। ओके, और फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपने आज तक कभी हाथ ही नहीं लगाया है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो 10th तक तो पढ़ते ही नहीं है, तो बस कहानी की तरह पढ़ते हैं, बस थोड़ा बहुत चीज जानते हैं, वो चीज है। तो देर आर, मतलब सिलेबस कम से कम आपको, कम एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो 11 12 मिलाकर बेटा 5000 न्यूमेरिकल है ना। मुझे लगता है 50 न्यूमेरिकल भी 10th तक में साइंस में आपने सॉल्व नहीं किया होगा। सिर्फ एनसीईआरटी बुक में 5000 न्यूमेरिकल है ना। तो थोड़ा एफर्ट लगाइए, मेहनत करिए और चीजों को याद करिए, है ना बच्चों। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि जब याद नहीं करोगे ना, तो हर चैप्टर में चीजें, पीछे वाली चीज भूल जाओगे। ओके, इसीलिए याद रखना है, क्लास को उसी समय उसी दिन उस क्लास को प्रिपेयर कर लेना और आगे रिवाइज करते रहना है।
तब जाके चीजें याद रहेंगी। तो जो वेक्टर के बारे में हमने बताया था कि वेक्टर का जो लेंथ है, वेक्टर का लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमें अगर लेंथ देखना है तो मैग्नीट्यूड चाहिए, या मैग्नीट्यूड देखना है तो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर ओए क्या है, ओए क्या है, ये एरो का लेंथ है ना, एरो का लेंथ है ना दीपांशु। यस सर, यस सर, तो बेटा एरो के लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर के मैग्नीट्यूड से ही तो करते हैं। सर। तो इसीलिए लिख दिया उसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज ए। समझा? यस सर, यस सर। बोलो। हाँ, तो वही चीज है। तो ये जो पार्ट आ गया, दिस पार्ट इज कॉल्ड, इस वेक्टर का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया, है ना। अब उसी तरह से कोई वेक्टर अगर आपको कंपोनेंट निकालना है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, 2D पढ़ रहे हैं ना, तो 2D के लिए देख लीजिए, बस एक दो फॉर्मूला जान लीजिए 2D में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये मान लो कोई वेक्टर है, अब ABCD तो नाम है, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं। ये हो गया, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ देखो, ये जो पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, एक्स कंपोनेंट। क्या कहते हैं इसको, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, क्योंकि एक्स के लॉन्ग है। मान लो m मान लो, और इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। इसको क्या कहोगे, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ON, क्योंकि y एक्सिस पर है। अब देखो, ध्यान देना, तो यहां पर है ना, यहां पर अगर हम देखें, हाँ बेटा उसका पार्ट है, जुड़ा होना वो तो हमारी मर्जी। हम अगर वेक्टर को दूर रखेंगे, कंपोनेंट उसका उतना ही बड़ा रहेगा, है ना। वेक्टर को इधर उधर रखने से कंपोनेंट नहीं चेंज हो जाता है। पहले अभी इसको समझ लो, उसके बाद, है ना। जरूरी नहीं है टेल से जुड़ा हो, है ना, वेक्टर कहीं भी हो सकता है, तब भी हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं, है ना। एक्स में मतलब सीधी सी बात है, हमें एक्स में कितना जाना है, वाई में कितना जाना है। तो हम जब भी जाएंगे वेक्टर के टेल से जाएंगे, पर वो टेल ओरिजिन पे हो ये जरूरी नहीं है ना। हर केस में टेल ओरिजिन पे हो ये जरूरी नहीं है। अभी हम समझने के लिए उसको ओरिजिन पे लेकर के कर रहे हैं, है ना। देखो वेक्टर ही आपको हर जगह रोकेगा फिजिक्स समझने में। वेक्टर क्लियर हो गया ना, तो कोई इशू नहीं है। तो मैं अभी बेसिक लेवल पे थोड़ा बहुत समझा दूं, फिर जब 12th क्लास का वेक्टर चलेगा ना, तो मैं आराम से बैठा के आप लोगों को कराऊंगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्लास रहेगा। आपका 11 का सिलेबस रुकेगा नहीं। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं आएगी तो 11 में फिजिक्स पढ़ ही नहीं पाएंगे। कई जगह केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री में यूज होता है ना। आगे चल करके केमिकल बॉन्डिंग में केमिस्ट्री में भी वेक्टर यूज होता है। मैथ्स में तो है ही वेक्टर। तो मैथ्स में तो वेक्टर नाम से सिर्फ एक चैप्टर है, पर फिजिक्स में उसी फिजिक्स में वेक्टर नहीं है। अब बोलो फिजिक्स में ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो फिजिक्स है तो मैथमेटिक्स ना। वेक्टर इज मैथमेटिक्स बट दैट इज यूज्ड इन ऑल चैप्टर ऑफ फिजिक्स। तो जब तक नहीं आएगा तब तक पढ़ नहीं पाएंगे, है ना, वो चीज है। तो ये जो वेक्टर है, यहां से हमने ऐसे देखा, तो ये हो गया एक्स कंपोनेंट। इसको आप लिख दो ए एक्स, ए सबस्क्रिप्ट एक्स, ए सबस्क्रिप्ट एक्स, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, है ना। और इसको क्या कहेंगे, ए सबस्क्रिप्ट वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। समझे? तो ये चीज है सब्सक्रिप्ट। ये तो सुना होगा वर्ड, सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। अरे ऊपर लगाते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, नीचे कहते हैं सबस्क्रिप्ट कहते हैं ना। तो ये सब वर्ड ध्यान रखना है बेटा, समझे, वो चीज है। तो यहाँ पर आपका ओ एम जो है, यानी कि ए एक्स, मतलब ए का एक्स कंपोनेंट, इसको क्या पढ़ेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए। लिखने का ऐसे तरीका है ना। वेक्टर कौन सा है, ए, और उसका कौन सा कंपोनेंट, सबस्क्रिप्ट कंपोनेंट। सबस्क्रिप्ट तो नाम लिखते हैं, एक्स कंपोनेंट, है ना। ओके। हाँ, अगर मैं मान लो आप जैसे यहाँ पे अरमान है, मैंने मान लो इन्होंने चश्मा नहीं पहन रखा है, फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑफिस बॉय को बोला ऊपर एक बच्चा होगा जो चश्मा पहने होगा, उसको बुलाना, वो अरमान होगा। तो आके आपको अरमान बोलेगा या चश्मा बोलेगा, बोलेगा चश्मा सर नीचे बुला रहे हैं। चश्मा नहीं बोलेगा ना, आपको बोलेगा अरमान बेटा आपको सर नीचे बुला रहे हैं, ये बोलेगा, चश्मा बेटा नहीं बोलेगा, है ना। कोई चीज है। तो आप इसको सब्सक्रिप्ट, तो वो तो इंग्लिश का टर्म है, किसी भी लेटर के ऊपर में रखते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, नीचे वाले सब्सक्रिप्ट कहते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, ए सब्सक्रिप्ट एक्स, शॉर्ट में सीधे ए एक्स बोल देते हैं, है ना। तो एक्स का मतलब एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है।
कुछ मैथ्स में देखोगे A1 लिखता है, y कंपोनेंट को A2 लिखता है, रिप्रेजेंटेशन तो जैसे भी दे दो, है ना, वो चीज है। अपना रिप्रेजेंटेशन से कोई इशू नहीं है ना। अब जैसे है यहाँ पर ax है, तो यहाँ पर ax को क्या कहोगे, x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, और on that is equal to ay, so this is y component of वेक्टर ए, है ना। पहले यहां तक लिखो, फिर इसको मैं करवाता हूं, जल्दी से लिखो बस। ओके, बस ये फॉर्मूला बता के 2D में प्रोजेक्टाइल मोशन पे बढ़ जाएगा। आप लोग वेक्टर पढ़ते रहिए, आई कैप जे कैप, क्या आगे बोलो, बोलो सर बेटा। प्रोजेक्टाइल मोशन तो काफी आगे का है ना? काफी आगे का क्या मतलब है, मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे, काफी आगे मतलब? हेलो बेटा, अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट करो, बोल के एक लाइन फिर चुप हो जाते हो। मतलब सर प्रोजेक्टाइल मोशन में तो हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम रेंज, वो सब आएगा। तो पहले प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे तब ना रेंज पढ़ोगे। यस सर, मतलब मैं ये बोल रही हूँ सर, वेक्टर में तो बहुत कुछ है ना, वही पूछ रही हूँ। तो बेटा वेक्टर में बहुत कुछ, इन लोग को वेक्टर थोड़ी पढ़ा रहे हैं, इनको शॉर्ट में रिव्यू दे रहे हैं। अच्छा सर, क्या रिवीजन आपको टाइप। वेक्टर में कोई इशू है? आप तो 2 बार पढ़ चुके हैं वेक्टर, अब कितनी बार पढ़ोगे? यस सर, मैं पूछ रही थी कि सर, क्योंकि आपने तो मेरे को काफी पढ़ाया था ना, इसलिए इसलिए पूछ रही थी। हाँ, तो इन लोग को पढ़ाएंगे, 2 हफ्ते के बाद मैथ्स में शुरू होने वाला है, 12th में आप भी ज्वाइन कर लेना ऑनलाइन में, 12th का ओके क्लास, सर, ओके सर। है ना, है ना। और फिर 12th की मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर लेना वेक्टर का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो आप अभी पढ़ा रहे हो वो क्या कहते हैं, जो आपने 4 वीडियोस व्हाट्सएप पे शेयर करी थी उसमें ये सब चीजें कवर किया है आपने, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसमें कंपोनेंट वाला? बेटा ऑब्वियस सी बात है, वो पूरा डिटेल में है, वहां और डिटेल में कवर है ना, ओके कंपोनेंट सर, वाला उसमें। फिर हाँ तो कोई टेंशन है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका नेट स्लो आ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, फिर भी सुनो, ठीक है, सुनो। सर मैं फिजिकल लेने आ जाता हूँ, अभी फिजिकली आ जाता हूँ दूसरी क्लास में। ठीक है, आ जाइएगा, इसका मैं वीडियो भेज दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, एंगल देख के फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। ओके, अब हमें एक्स कंपोनेंट चाहिए। एक्स एक्स कंपोनेंट का नाम ऐसे रखे हैं, वो है तो नहीं है, उसको वैल्यू निकालेंगे ना, अब उसको तो कैलकुलेट करेंगे, है ना। अब जैसे कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में, कोई मैथ के क्वेश्चन में कुछ निकालना है, तो मान लेते हैं ना कि लेट इट बी एक्स, तो क्या पहला लाइन पे आपने जैसे ही माना लेट इट बी एक्स, तो आप लिख देते हैं आंसर इज एक्स। क्या एक्स आपका आंसर होता है? उसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो एक्स उसका नाम रख दिया है हमने, अब उसकी वैल्यू क्या वो निकालेंगे, समझे। तो देख लो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, अब रटना नहीं है यहाँ के एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला मान करके, यहाँ पे एंगल कुछ है, वहां कुछ और एंगल हो सकता है क्वेश्चन में, समझे, तो वो चीज है। तो कई बार क्या होता है, आप रट लेते हैं, वो नहीं करना है, समझे, रटना नहीं है। तो एक्स कंपोनेंट का मतलब ए एक्स, ए का एक्स मतलब वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, तो ये एक्स कंपोनेंट पूरा ही लिख दो ऑफ वेक्टर ए, एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए दैट इज ए एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, देखो कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, ए कॉस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा जो है वेक्टर का उस डायरेक्शन के साथ एंगल है जिस पे कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है एक्स के साथ, बताओ, वैल्यू नहीं, जो भी है, जो लिखा है वही बताओ ना आप, वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ, थीटा बना रहा है, वही पूछ रहा हूं। तो थीटा बना रहा है, तो जो फॉर्मूला में थीटा था उसकी जगह थीटा ही आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए
cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है x के साथ, थीटा बन रहा है। उसी तरह मैं कहूंगा y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a, तो दैट इज ay की वैल्यू क्या होगी? अच्छा बताओ y के साथ कितना एंगल बन रहा है बताइए। यहाँ थीटा बन रहा है तो y के साथ कितना बन रहा है? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा बन रहा है ना। बोलो टोटल 90 है, x और y परपेंडिकुलर है। अगर ये थीटा एंगल है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, समझा? तो 90 माइनस थीटा, तो जो भी एंगल बनेगा उसी का कॉस लेंगे ना। यहाँ पर थीटा की जगह क्या आएगा? फॉर्मूले में थीटा की जगह क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। जो भी एंगल बन रहा है उसका कॉस लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a कॉस, और y कंपोनेंट निकाले तो y के साथ वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? 90 माइनस थीटा, तो कॉस में क्या रहेगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ओके, सिंस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, है ना? पता है? चलो, नहीं पता रहेगा तो ट्राइगोनोमेट्री में पढ़ो, है ना? ओके, मैथ्स में कहाँ तक कर ली है वो? हाँ हाँ, तो ट्राइगोनोमेट्री हो ही गया होगा, तो ये सब आना चाहिए। हाँ, नहीं किया तो करो। ये तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा तो 10th में भी जानते हैं, है ना? वो चीज है, तो करो। तो देखो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो गया, तो चूंकि ये साइन हो जाता है, देयरफॉर क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, देयरफॉर y कंपोनेंट, हाँ इसमें एक ही चैप्टर है, एनसीईआरटी में है ही कितना, बहुत कम है। ठीक है, तो वेक्टर है x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, सॉरी y कंपोनेंट है ना, y कंपोनेंट दैट इज ay क्या है? a cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ये हो गया a साइन थीटा। इज दैट क्लियर? बोलिए, समझे? क्लियर सर। हाँ, तो ये चीज है, तो a साइन थीटा हो गया। तो x कंपोनेंट यहाँ पे आ गया a cos, यहाँ आ गया a साइन। अब ये रटना नहीं है कि x कंपोनेंट a cos होता है। मान लो y के साथ थीटा बनेगा, अगर y के साथ थीटा एंगल बनेगा तो y कंपोनेंट हो जाएगा a cos थीटा, और x वाला हो जाएगा a sin थीटा, है ना? तो रटना नहीं है कि x में cos ही होता है। ये चूंकि x के साथ थीटा बन रहा है इसलिए उसका cos है, और y के साथ 90 माइनस थीटा बन रहा है इसलिए 90 माइनस का cos है, और 90 माइनस थीटा का cos sin थीटा हो जाता है ना? बेटा रख दो ना, जब sin थीटा होता है तो उसको क्यों ना रखें? बोलो, समझे? ओके, 90 माइनस थीटा में क्यों रखेंगे? रखना चाहो तो वैसे भी, अगर तुम वो एंगल दिया हुआ है अब तो कर देंगे, कॉस लगा देंगे। लेकिन अगर तुमको फॉर्मूला में एंगल ऐसे ही सिंबल में दिया हुआ है तो आंसर 90 माइनस थीटा में थोड़ी छोड़ोगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे कि नहीं करोगे? तब रख दोगे साइन, है ना? वो चीज है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बन जाता है। तो क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसमें कोई डिस्कशन की बात ही नहीं रहती है ना? ओके, और जैसे 2 + 1 है, सर 2 में 1 को जोड़िएगा, 1 में 2 को जोड़िए, जैसे जोड़ो आएगा तो 3, है ना? इसलिए उसका कोई इश्यू ही नहीं है ना? चलो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। हो गया यहाँ तक? समझा? तो कंपोनेंट समझ गया। अब जैसे 2D में वेक्टर है, तो मैं इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो वेक्टर को हम यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, इस वेक्टर को लिख सकते हैं OM वेक्टर, है ना? अगर OA देखो ट्रायंगल रूल पढ़ा है ना, तो OA वेक्टर, ध्यान से, या OA मान लो, इसको A मान लो, तो OA वेक्टर हो जाएगा आपका OM वेक्टर प्लस MA वेक्टर। ट्रायंगल रूल से कल याद आ रहा है ना? लास्ट में पढ़ा था OA वेक्टर, OA इज OM प्लस MA, यहां से यहां आए और यहां से यहां गए। वेक्टर मैंने वेक्टर की तरह मान लिया, वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर ही तो मानेंगे। किसको? नहीं, अगर हम नीचे मानेंगे तो हम इस पॉइंट पे आएंगे ना, यहाँ आएंगे, हम O से A पहुंचेंगे। बेटा हमें OA चाहिए ना भाई, OA को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है ना। बोलो, अब तुम ये बताओ, रेलवे स्टेशन पे
मान लो 4-5 ट्रेन लगी हुई है, आपको जाना है मुंबई, एक ट्रेन लगी हुई है कश्मीर की, एक ट्रेन लगी है भटिंडा की, एक ट्रेन लगी है बेंगलोर की। आप कहोगे कि सर मैं सीट उसमें भी है, मुझे बैठना आता है। हाँ, मैं किसी भी ट्रेन में बैठ सकता हूँ ना, आप बैठ तो सकते हैं, है ना, आप किसी भी ट्रेन का टिकट भी खरीद सकते हैं, पर आप अगर बेंगलोर की ट्रेन में बैठ जाएंगे तो मुंबई पहुंचाएगा नहीं ना, पहुंचाएगा। ओके ओके भाई, पैसे आपके हैं, टिकट आपको खरीदना है, बैठने से आपको कोई नहीं रोकेगा। पर आप ये बोलोगे कि नहीं बेंगलोर की ट्रेन को मुंबई ले चलो क्योंकि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, और फिर बोलोगे नहीं मुंबई की जगह मुझे बनारस ले चलो क्योंकि मेरा मन बदल गया है, वो नहीं होगा ना। तो हमें हमें वेक्टर ओ ए चाहिए, तो हमें ओ से ए जाना है, तो ओ से ए कैसे पहुंचेंगे, तो एक्स में यहां तक जाएंगे और वाई में यहां तक जाएंगे, तो हम यहां से यहां वेक्टर लेंगे और यहां से यहां वेक्टर लेंगे। समझे ना, वो चीज है ना, समझे, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ देखो, तो ओ ए वेक्टर, तो ट्रायंगल रूल में आपने पढ़ा है ना कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, पढ़े हो ना। तो यानी कि हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये पूरा ओ ए वेक्टर आ जाएगा। एनी डाउट, वो चीज है। तो इसको ओ एम, इधर यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, यूनिट वेक्टर के बारे में आप देखोगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, जो भी है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसको क्या लिख सकते हैं, ये एक्स हो गया तो एक्स आई कैप, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए वाई जे कैप। समझा, क्या लिख सकते हैं, ए वाई जे कैप, जहां आई कैप और जे कैप क्या है, आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और जे कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ये फिक्स होता है, ये पूरी दुनिया में वही लिया जाता है ना। ओके, वेक्टर का तो नाम आप कुछ भी रख दो, है ना, वेलोसिटी को तुम v से लिखो या p से लिखो या k से लिखो, कुछ भी वेक्टर का नाम रख दो। x के साथ i नहीं आता है, x के अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप होता है, ये नाम है। हाँ मतलब अगर x कंपोनेंट के साथ, x के साथ नहीं, x कंपोनेंट के साथ, हाँ समझे ना, x तो एक्सिस हो गया ना बेटा, x कंपोनेंट के साथ आई आएगा। क्या चीज नहीं लिखेंगे, अच्छा ठीक है, हम वेक्टर लिख दिए 2 + 3, हमें क्या पता कौन x कंपोनेंट है कौन y कंपोनेंट है, कैसे पता चलेगा, तो ax i कैप है ना, अरे तो x की कुछ वैल्यू होगी ना भाई, ये तो नाम है ना। अब तुम a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हो तो a और b कुछ होगा ना। लेकिन जब हम कांस्टेंट लिखेंगे तब तो नहीं लिखेंगे, क्या कांस्टेंट, वैल्यू है, मान लो x की वैल्यू है 2 मीटर, तो लिखेंगे 2 मीटर आई कैप, और यहाँ मान लो -3 मीटर, माइनस का मतलब निगेटिव वाई में। यार वेक्टर है, पहले देखो आप 20 से करो, जब वेक्टर डिटेल में पढ़ाएंगे तब उस पर डिस्कशन ये सब करेंगे, अभी बस आप जानो कि वेक्टर का ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है, समझे। ओके, ये चीज है बेटा, कम से कम जो है 10 क्लास वेक्टर चलेगा, अभी से अगर मैं करने लगा तो आपका सारा सिलेबस रह जाएगा, वो साइड से पढ़ोगे तभी कर पाओगे। अभी मेन 1-2 चैप्टर निकालो एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर का समझ के, समझे। देखो ध्यान दीजिए, तो वेक्टर का है, वेक्टर का पढ़ो, मैं नोट्स भी आपको स्कैन करके भेज दूंगा, पढ़ो, पढ़ के करो, उसको कोशिश करो करने का, समझे। और 2-3 हफ्ते के बाद खुद वेक्टर शुरू होगा, डिटेल में पढ़ना है ना। फिर वो आपको सवाल पूछने की, जब मैं डिटेल में चैप्टर पढ़ाऊंगा तो सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझे। अभी मैं बस समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, याद रखो, ठीक है। एक्चुअली देखो सिलेबस अप्रैल में शुरू होता है, मई में शुरू होता है, अब हम नवंबर में पहुंच गए हैं, आप खुद समझिए, आपके लिए भी नुकसान होगा अगर मैं अभी वेक्टर पढ़ाने लगूं, दिसंबर तक वेक्टर पढ़ाऊं तो आपका सिलेबस कहाँ जाएगा, है ना। तो वेक्टर जब पढ़ाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ ना 2 हफ्ते के बाद, दिवाली के बाद खुद ही वेक्टर, हाँ वो नोट्स पढ़ लो, वीडियोज लेक्चर से पढ़ लो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा तब तक, 8-9 वीडियो कौन से लेक्चर जो नोट्स? भी है वो पढ़ लोगे। यार मैं भेजूंगा नोट्स, स्कैन करना पड़ता है ना स्कैन करके भेजूंगा, अभी बोलो क्लास में हूं ना, अभी पढ़ाऊंगा कि स्कैन करूं, बोलो, है ना। सर बाद में भेज देना, कोई बात नहीं।
वही वही मैं कह रहा हूँ, स्कैन करके भेज दूंगा, है ना। अब जैसे आप नेक्स्ट क्लास में आओगे ना, क्लास खत्म होते ही आप बोलना सर मुझे स्कैन करके दे दो, मैं उसी समय स्कैन करके भेज दूंगा, बाद में तो फिर छूट जाता है, समझे। देखो ध्यान दो, तो यही है। जैसे ओ ए वेक्टर हो गया, जिससे मैंने रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया ना 1D 2D 3D का, लेक्चर नंबर 3 शायद होगा या 4 होगा, वो देख लेना, सेकंड थर्ड फोर्थ में जो भी होगा, वो जब पढ़ोगे तुमको ये सब क्लियर हो जाएगा, जो मैंने वीडियो भेजा है। तो जो मैंने वीडियो भेजा है उसको पढ़े, कंपोनेंट मैंने यहाँ समझा दिया, ये क्लियर है। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं मैं एक बार और बताऊंगा, अभी पहले इसको रिप्रेजेंट करना सीख जाओ। फिर वहां पे मैंने अलग से समझाया 1D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2D में कैसे करते हैं, 2 घंटे का वो लेक्चर है, आराम से समझना उसको, उसको पढ़ना। इसलिए मैंने बोला था 4 लेक्चर कंप्लीट कर लेना, तो आप लोगों ने अपने एंड से वो कंप्लीट किया नहीं, चलो एग्जाम चल रहा है कोई बात नहीं, बट अब जरूर कर लेना। 2 कर लिया था ना, हाँ लिख लिख के किया, नोट्स बना के किया, तो कैसे समझ में आएगा, कुछ नहीं याद रहेगा, तरीका होता है ना बेटा, मूवी थोड़ी है कि देख लिया। हाँ एक्चुअली क्या था ना, मैं मॉर्निंग में रूटीन सेट किया था, फिर मैं भूल गया था कि मैं, फिर याद आया कि आप लोग को भी इन्वॉल्व कर लूं, तो इसलिए मैंने आप लोग को भी भेज दिया रूटीन, है ना। हाँ बिल्कुल, देखो आज कर लेना उसको। तो ओ ए इक्वल टू ओ एम प्लस एम ए, है ना। तो ओ एम वेक्टर को हम लिख सकते हैं, जैसे 1D में वेक्टर होता है ना, तो 1D में देखो ना सीधा सा है, यहां तक ये नोट कर चुके हो ना रवि, नोट कर लिया, चलो ठीक है। अब देखो 1D में जब वेक्टर को लिखते हैं, मान लो 1D में क्या होगा, एक ही एक्सिस है, 1D के लिए तो एक ही एक्सिस चाहिए ना, 1D का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पे किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक्सिस सफिशिएंट है ना। ओके, तो आप एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, जो भी इच्छा। क्वेश्चन में अगर दिया है तो फिर आप चेंज नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन में एक्स दिया है तो आप वाई नहीं लेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो तुम एक्स वाई जेड जो भी लेके करो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपको आंसर एक्स वाई जेड के टर्म में तो देना नहीं है, आई कैप जे कैप में देना नहीं है, मैग्नीट्यूड होगा उस समय। किसी भी क्वेश्चन में अगर एक्सेस नहीं दिया रहता है तो आंसर आई कैप जे कैप में नहीं देना होता है, आंसर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म में देना होता है, इस चीज को समझो। जैसे मान लो अगर एक्स एक्सिस में लेता हूं, मान लो एक्स एक्सिस लिया, पहले वेक्टर का एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंटेशन समझो, है ना 1D में, फिर ये भी समझ जाओगे। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में मान लो 2 मीटर गया, है ना, 2 मीटर गया, ध्यान से देखो, मान लो कि एक डिस्प्लेसमेंट है S1 वेक्टर, मैं कितना गया 2 मीटर गया, तो 2 मीटर किधर गया मैं, एक्स एक्सिस में, समझा। 2 मीटर एक्स एक्सिस में गया तो किस डायरेक्शन में गया, पॉजिटिव एक्स में, ये डायरेक्शन किसका है, पॉजिटिव एक्स का। तो इसको आप लिख देंगे 2 मीटर आई कैप, क्या लिख देंगे 2 मीटर आई कैप, आई कैप का मतलब है एक्स का अलोंग, कितना 2 मीटर, तो 2 मीटर मतलब पॉजिटिव में। और यही अगर मैं एक्स में निगेटिव में जाऊंगा, मान लो ऐसे ले लू मैं S2 वेक्टर, तो ये मैं 3 मीटर गया हूं, किधर गया हूं, निगेटिव एक्स में। अगर मैं 3 मीटर निगेटिव एक्स में गया हूं तो इसको लिखेंगे, S2 वेक्टर को लिखोगे -3 मीटर जे कैप, -3 मीटर जे कैप, समझा बेटा। बोलो दीपांशु, दिखाइए, यस सर, दिख रहा है सर। चलो ठीक है, हाँ ओके। तो देखो बीच में कभी 2-4 मिनट दिक्कत होगी, कोई इशू नहीं है, मैं लेक्चर फिर से शेयर कर दूंगा, यहाँ भी आके पूछोगे मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में जहाँ दिक्कत होगी, समझे। देखो यही अभी हाँ आ ही रहा गलती हूँ से सर, लिख दिया है, आ ही रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ पहले लेक्चर कर लो, लास्ट 5 मिनट में छोड़ देना। आई कैप गलती से जे कैप लिख दिया था, एक्स है ना, तो -3 मीटर आई कैप, समझा। तो माइनस क्यों लगा, क्योंकि निगेटिव एक्स में जा रहे हैं, आई कैप माइनस नहीं है, कंपोनेंट निगेटिव है, कंपोनेंट पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, समझा। वो चीज है, जीरो भी हो सकता है कंपोनेंट, cos 90 जीरो होता है। कोई वेक्टर मान लो, अगर कोई वेक्टर y के अलोंग है, कोई वेक्टर y एक्सिस के अलोंग है, तो वो जो वेक्टर होगा उसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि x के साथ 90 डिग्री बना रहा होगा। तो लिखोगे a cos 90 विल बी जीरो, है ना। तो ये सारी चीजें आप समझोगे जब धीरे धीरे करोगे। जीरो आई कैप लिखो या ना लिखो, जीरो आई कैप लिखो या ना लिखो, है ना, जीरो है तो उधर है ही नहीं ना, ये चीज। तो जैसे ये एक्स में हुआ, एक्स वाले में समझ गया ना कि 3 और
-2 +2 -3 कैसे लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे अगर वेक्टर x में ax है तो क्या लिखेंगे, ax i कैप, और y के अलोंग कितना है, ay, तो क्या लिखेंगे, ay j कैप। समझा? तो ये इस तरह से वेक्टर को 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, 2D में। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन 2D में समझे, 2D में। अब 2D में मैग्नीट्यूड भी आसान है, देखो ध्यान दो। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन 2D में पहले समझना जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया उस चीज पे फिर से ध्यान से देखो, x एक्सिस y एक्सिस, ये कोई वेक्टर है, मान लो ये कोई थीटा एंगल है, ये वेक्टर a हो गया, तो ये जो वेक्टर है इसका x कंपोनेंट हो गया आपका ax, तो ax हो जाएगा a cos थीटा, और ये तो इसको एज अ वेक्टर भी मान सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, तो ये OM और ये A, इसको भी एज ए वेक्टर मान सकते हो आप। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका y कंपोनेंट, दैट इज AY, सो दिस इज इक्वल टू A sin थीटा। ये मैंने आपको दिखाया था। A sin थीटा क्यों आया, क्योंकि ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो हो जाएगा A cos 90 माइनस थीटा, और A cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा। तो ऊपर वाले बच्चों को बता दीजिए, दे ही दीजिए ऊपर, हाँ ऊपर ही रख दीजिए, मेरा भी ऊपर ही रख दीजिए। हाँ नहीं, वेक्टर खत्म, 2D पे आ रहे हैं, है ना। तो ये हो गया, तो AY हो गया बेटा, तो AY हो गया A sin थीटा। समझा? तो यानी कि हम वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, इस वेक्टर को लिख सकते हैं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ट्रायंगल रूल से लिख सकते हैं ना। तो OA वेक्टर को आप लिख सकते हैं, OA वेक्टर को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, OM वेक्टर प्लस MA वेक्टर। एक बार फिर से समझो, जैसे x में देखो, x में है तो i कैप आता है, तो इधर x में कितना है, x में है ax, तो OM को क्या लिखोगे, ax i कैप, ax i कैप, और MA को क्या, ax को a cos थीटा भी लिख सकते हैं, हाँ ax को चाहो तो a cos थीटा भी लिख सकते हो लास्ट में, है ना, उतना जरूरत नहीं है करने का, बस मन में रखो कि सब एक ही चीज है। और MA को क्या लिख सकते हैं, MA किधर है, y में है, तो y में है तो y में यूनिट वेक्टर क्या होता है, j कैप, तो इसको लिखोगे AY j कैप। कुछ गया ना दिमाग में? अब जब वहां पे पढ़ोगे तो और डिटेल में समझोगे, है ना। और 2 हफ्ते के बाद मैं पढ़ाऊंगा, 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते जो भी है वेक्टर पढ़ाऊंगा, ये सब बड़े अच्छे से पढ़ चुके, लेकिन इनको भी पढ़ना है फिर से, है ना वो चीज, क्योंकि जितना अच्छा होगा वेक्टर उतना अच्छा होगा फिजिक्स, ये जान लो। समझा बेटा? थर्मो में कम यूज होता है वर्क एनर्जी का जो पार्ट होता है वो थर्मो में यूज होता है, तो वर्क एनर्जी का जो रिजल्ट है वही हम थर्मो में यूज कर देते थे। एनर्जी जनरली स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें ज्यादा वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, वो वर्क एनर्जी में यूज होगा। वर्क एनर्जी में जो यूज होगा ना वो आपका 6ठे लेक्चर में है, डॉट प्रोडक्ट, है ना। वो सभी पढ़ना आगे चल के, 5th 6th लेक्चर सब पढ़ना है, ये 8 लेक्चर टोटल में भेजूंगा, है ना। चलो अभी 4-5 लेक्चर जो पढ़ लोगे ना, तो आपको इधर लॉज ऑफ मोशन तक, वर्क एनर्जी में थोड़ा, वर्क एनर्जी तक तो बहुत टाइम है, लॉज ऑफ मोशन तक में कोई दिक्कत नहीं होगी, 5 लेक्चर पढ़ लोगे तो, है ना। और 6th लेक्चर भी आप समझ जाओगे, आसान है, बहुत आसानी से समझ जाओगे। चलो देखो, यहां तक समझ गया, तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका, ये 2D में वेक्टर। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये तो 90 डिग्री है, तो ये इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना इसमें पाइथागोरस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इन 2D, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, है ना, ये वेक्टर 2D में देखो एक प्लेन में है ना। 2D में तो हमें 2 ही एक्सिस की जरूरत है, 3D के लिए 3 एक्सिस चाहिए होता है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया OM और ये हो गया MA। तो OM जो है, OM का क्या होगा, ध्यान से देखो, OM और MA। तो OM यहाँ पर हम लिख सकते हैं OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर, पाइथागोरस से। तो हम लिख सकते हैं सिंस OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर। देखना बेटा, OM स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर, ये समझा दीपांशु? बोलो, पाइथागोरस लगाया बेटा, बताइए, हेलो। देखो
निशांत आपको क्लियर है? यस सर। है ना, ये आप पढ़ ही चुके हैं, तो फिर से एक बार थोड़ा ब्रीफ में रिवाइज करा दिया। अब देखो तो ओ ए स्क्वायर ओएम मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर जो भी एक्स कंपोनेंट होगा प्लस ए वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी कि ओ ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, यानी कि ए है तो यहाँ रूट इस पे आ जाएगा ना, तो ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एनी डाउट? बोलो, समझा? आसान है ना? तो हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ बेटा ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, ये डायरेक्शन बताना है ना, इससे पता चला ना आई में कितना जे में कितना। वो तो क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे देखेंगे क्या करना है, जरूरी तो नहीं है कि हमें आई कैप जे कैप नहीं हो, हमें डायरेक्ट भी फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला भी है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड एडिशन का निकालने का, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट भी है। तो क्या फॉर्मूला लगे तो क्वेश्चन में क्या दिया उस पर देखेंगे। अभी बिना क्वेश्चन पढ़े हम ये बता ही नहीं सकते कि क्वेश्चन में क्या करना है, हमारे पास थ्योरी बहुत कुछ है, अब उसमें से कौन सा पार्ट क्वेश्चन में यूज होगा तो क्वेश्चन के लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। हाँ ये सब यूज हो सकता है क्वेश्चन में, ये सब यूज हो सकता है क्वेश्चन में, है ना? चलो यहां तक कर लो पहले। अब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पे बढ़ते हैं, 2D मोशन, मोशन इन 2 डायमेंशन। थ्री डी होता है तो 3D में जेड भी आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और वहां पर यहां भी आ जाएगा प्लस ए जेड का स्क्वायर, है ना? क्वेश्चन बना रहे हो? आज कोई बनाया है क्वेश्चंस वगैरह? अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह भी बनाओ, तीनों सब्जेक्ट पे ध्यान दो, है ना? एक दिन में 2 सब्जेक्ट अच्छे से होना चाहिए, कम से कम तीसरा सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत पढ़ाई हो जाए, 10-5 क्वेश्चन बन जाए तो भी चलेगा। 2 सब्जेक्ट तो अच्छे से होना चाहिए, तीसरा थोड़ा टच हो जाना चाहिए, रोज का टारगेट हो गया बेटा? आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। तो ये हमने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना जाना 2D में, 2D में वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी जाना। अब हम 2D पढ़ रहे हैं, 2D में वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन सीख गए, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए। अब जैसे एक दो एग्जांपल ही देख लो, एक दो एग्जांपल देख लो इस पे प्रोजेक्टाइल पे जाने से पहले। मान लो कि ये कोई ऐसे दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे दिया हुआ है, ये मान लो दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है ना? और ये मान लो दिया है 10 मीटर पर सेकेंड दिया है ना? कॉस साइन से मतलब ही देखना है कहाँ कॉस कहाँ साइन, बस याद रखो कंपोनेंट में कॉस आता है ना? और ऑब्वियसली यहाँ पे कॉस लेंगे, इसका इसके साथ 30 बना, यहाँ कॉस लेंगे तो इसमें साइन आ जाएगा, इस वाले का लेंगे तो ध्यान रखना है, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा एंड साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, है ना? एंड उस तरह से फिर साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा, वो चीज तो चलेगा। तो ये 30 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। अब हमें दोनों पता है, इस वेक्टर का जो भी होगा हमें बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, अगर ये x के साथ 60 बना रहे तो इसका x कंपोनेंट कितना आएगा,
मैग्नीट्यूड a cos 60। मान लो ये वेलोसिटी है v है ना, तो v cos 60 और v का वैल्यू क्या है 10 मीटर, 10 नहीं 10 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन में लिख लो 10 और मन में कभी भी यूनिट नहीं छोड़ना है, बिना यूनिट के क्वांटिटी नहीं होता है ना बेटा, समझे? ओके। अब बाजार जाएंगे, अगर हम बोलेंगे हमें 10 दूध दे दो, तो 10 दूध क्या देगा, हाफ के लीटर का 10 पैकेट देगा, या 1 लीटर का 10 पैकेट देगा, या 2 लीटर का 10 पैकेट देगा, या 10 लीटर देगा, है ना? बोलो। या छोटा वाला जो बोतल होता है बटर मिल्क वगैरह का या अमूल मिल्क का, जो छोटा सा 100 ml का या 200 ml का बोतल, तो 10 बोतल देगा। सिर्फ 10 दूध बोलने से नहीं ना होगा, यूनिट बताना पड़ता है ना? ओके, समझे? आप कहीं भी बाजार में जाएंगे, मुझे 10 बिस्किट दे दो, तो 10 बिस्किट क्या दे दो, 10 पैकेट दे दो, या काउंट करके 1 2 3 4 5 10 बिस्किट दे दो, या एक ऐसा पैकेट दे दो जिसमें 10 बिस्किट है ना? हमेशा यूनिट की जरूरत होती है ना? समझे? अब जाके आप बोलेंगे मुझे 10 आलू दे दो, तो काउंट करके 10 आलू देगा, है ना? जब तक आप बताएंगे कि मुझे 10 किलो आलू दे दो, तो 10 किलो और 10 आलू दोनों में फर्क है ना? ओके, वो चीज है। तो बेसिकली यूनिट जरूरी है, यूनिट जब तक नहीं बताएंगे हमें चीजों का पता नहीं चलेगा कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, है ना? अब 10 है तो 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, या 10 किलोमीटर पर आवर है, या 10 मीटर पर सेकेंड है, या 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, कैसे पता चलेगा? वो ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड में यूनिट आता है 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। एक्स के साथ कितना एंगल बन रहा है जल्दी देखो 60, तो उसका कॉस लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें a cos थीटा होता है ना, तो बिल्कुल 10 cos 60, तो ये कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और cos 60 का मतलब 1/2, cos 60 1/2 होता है, ये सब याद रखिए। ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से अगर मैं जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट चाहिए, तो y के साथ कितना एंगल बन रहा है 30, तो 30 का कॉस लेंगे, 30 का कॉस लीजिए या 60 का साइन लीजिए, है ना? हाँ, तो ये हो जाएगा 10, हाँ नहीं साइन 30 नहीं बेटा, साइन 30 कैसे होगा, इसके साथ कितना बन रहा है, हाँ साइन 60 कह सकते हो, कुछ भी थोड़ी कह देंगे, है ना? कॉस, ऐसे भी देखो डायग्राम बनाओ, तो हमें ये चाहिए, तो ये कॉस कॉस 30 से निकलेगा, या साइन 60 से निकलेगा, क्योंकि ये एंगल 60 है ना, अल्टरनेट एंगल। ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड इंटू कॉस 30 डिग्री, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड इंटू कॉस 30, दैट इज √3/2, तो दिस इज 5√3, समझा? ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड, यहाँ नहीं भी लिखोगे लास्ट में लिख दोगे चलेगा, है ना? समझे? वो चीज है, बड़े बड़े क्वेश्चन में इतना बार बार थोड़ी लिखते चलेंगे। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा आपका vxi कैप प्लस vy j कैप, तो वेलोसिटी क्या हो गया यहाँ पर vx मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, इसको लिख दो 5i कैप प्लस 5√3 j कैप, अब मीटर पर सेकेंड लगा दो, क्या लगा दो मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी हो गया वेक्टर फॉर्म में, क्या हो गया वेक्टर फॉर्म में, वही है 10 मीटर पर सेकेंड जो ऐसे दिखा रहे हैं आपको। अब तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, आई कैप जे कैप को मत रख देना स्क्वायर में, एक्स कंपोनेंट कौन है 5 है, 5 आई कैप नहीं 5 है, आई कैप तो बता रहा है कि मैं एक्स कंपोनेंट, समझे? ओके, बोलो, है ना बेटा? ये वेक्टर फॉर्म में हो गया, ये उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखो इसी फॉर्मूले में लगाओ क्या आ जाएगा, तुम करके देख लो बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होगा वो बाहर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, उसको बाहर रखो यूनिट, मैग्नीट्यूड भी तो वही होगा, है ना? मीटर पर सेकेंड में 5 का स्क्वायर दैट इज 25, और ये 25 इंटू 3 दैट इज
75 का रूट, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100, दैट इज 10 मीटर पर है। आना ही है, उसी का कंपोनेंट लिया है तो वही ना आएगा, बोलो, है ना। अब जैसे कि मान लो कि मैं अगर 75 kg का हूं, है ना, मेरे दोनों हाथ मिला करके 20 kg, तो इसका मतलब कि मेरे हाथ के अलावा अगर मेरे बॉडी को देखो तो 55 kg होगा, और मेरे हाथ के साथ मेरे बॉडी का वेट करोगे तो 75 आएगा, है ना। मेरा मेरे हाथ के बिना बॉडी का वेट करोगे तो 55 आएगा, और हाथ का 20 आएगा, है ना। ऑल्दो वेक्टर से रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तो स्केलर एडिशन है, वेक्टर में ऐसा नहीं कहेंगे कि 5 + 5√3 नहीं हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर का एडिशन एंगल पे डिपेंड करता है, a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना। तो हम क्या, इसका क्या मतलब हुआ, जरा मैं इस चीज को फिर से दिखाता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ, मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ, लास्ट में आप लिख लेना, ये जो वेक्टर है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, इसका ये मतलब हुआ कि हम इधर कितना गए, एक्स कंपोनेंट इधर हुआ, तो एक्स कंपोनेंट मतलब ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर आप एक्स में चले जाओ, 5 मीटर पर सेकेंड से एक्स में जा रहे हो, और y के अलोंग आपकी वेलोसिटी अगर है कितनी, निकाला हुआ तो है, अरे निकाल तो लिया है, ये निकाला नहीं, y निकाला ना है, उसी को तो लिख रहे हैं। तो 5√3 मीटर पर सेकेंड है, तो x में 5 है, y में 5√3 है, तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, समझा। ओके, दिस और दिस, तो ये टोटल जो होगा वो होगा 10 मीटर पर सेकेंड। चलो ये करो, अब हम लोग प्रोजेक्टाइल पे आते हैं, यहां तक देख लो, क्लियर है। फोर्थ चैप्टर मोशन 2D, अरे भाई शुरुआत का है यार, शुरुआत नहीं वेक्टर पढ़ाया है उसमें, है ना। चलो तो लॉज ऑफ मोशन वो दूसरे क्लास में चल रहा है ना, वो आपके सीबीएसई वाले जिसका जो रूटीन मैंने भेजा है उसमें चल रहा है, समझे। दोनों कॉपी अलग रखिएगा, हाँ, कॉपी दोनों चैप्टर का अलग रखिएगा, नहीं तो बीच बीच में लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों चैप्टर मिक्स हो जाएगा, है ना। चलो, वेक्टर ऐसा ना हर जगह यूज होता है, वहां पे भी मैंने आपको वेक्टर बताया था लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि बिना वेक्टर के ना ये पढ़ सकते हो ना वो पढ़ सकते हो, है ना। अब आप 2D में समझ गए ना, कंपोनेंट लेना आ गया ना, लॉज ऑफ मोशन में भी आपको 2D तक ही यूज होता है वेक्टर। वैसे तो आप पढ़ोगे घर पे जाके तो 2 दिन में 3D तक समझ जाओगे, मेरे लेक्चर को 2 बार। 3D सिर्फ वेक्टर में पढ़ना है आपको, वैसे सीबीएसई में तो नहीं यूज होता है, अब पढ़ लेना, है ना। फिजिक्स में सीबीएसई आपका सीबीएसई लेवल पे 3D नहीं यूज होगा। काम दर्द हो जाता है इससे। मजबूरी है। खाना खा लो आप भी। हाँ हाँ, अच्छा खाना तो खा लो पहले, खाना लाए हो अपना नहीं? अच्छा तो अपना खाना खा लो, उसके बाद
निशांत डन? हेलो, हाँ जी निशांत, हो गया बेटे? यस सर। चलो यहाँ तक समझ गए, आपको क्लियर है ना? तो इस तरह से वेक्टर को हमने तोड़ दिया कंपोनेंट। अब मान लो वेक्टर ऐसे डायग्राम में दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, एक ही एंगल दिया है, दूसरा तो पता ही चल जाएगा। तो सीधी सी बात है, आप इसको एक्स वाई में निकाल सकते हैं। एक बार एक्स और वाई निकल गया तो एक्स के साथ आई कैप लगा के प्लस वाई के साथ जे कैप लगा के कर देंगे, है ना? बस ऐसे करना है, इतना सा काम है आपका। देखो अगर मान लो वेक्टर ऐसे, एक और एग्जांपल देख लो इसमें, ताकि आपको कुछ आइडिया लग जाए, निगेटिव का भी आइडिया लग जाए। ध्यान देना, वेलोसिटी का ही लेते हैं, जैसे वेलोसिटी वैसे ही सबका निकलेगा। तो ये हो गया y, ये हो गया x। मान लो कोई वेक्टर u है, ये मान लो 45 डिग्री है फॉर एग्जांपल, है ना? ये मान लो 6 मीटर पर सेकेंड, ऐसे है। मैग्नीट्यूड क्या है? 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है 6 मीटर पर सेकेंड, 45 डिग्री है। तो ये पॉजिटिव एक्स हुआ, ये निगेटिव एक्स हुआ। यानी कि अगर आपको यहां से यहां जाना है तो बताओ एक्स में पॉजिटिव में जाओगे या निगेटिव में जाओगे? यहाँ ऑब्वियसली हमें टेल से हेड जाना होता है, वेक्टर में टेल से हेड तक जाना है। तो अगर हम ओ से ए तक जाना है तो हमें एक्स में पॉजिटिव में जाना होगा या निगेटिव में? निगेटिव में जाना होगा, यानी कि एक्स कंपोनेंट निगेटिव है ना? एक्स कंपोनेंट निगेटिव है, तो निगेटिव है तो कैसे निकलेगा? तो पहले तो हम ट्राइग्नोमेट्री से ये लेंथ निकाल लें। तो ये लेंथ आपका कितना हो जाएगा? एंगल के साथ वाला तो कॉस से आएगा, तो ये हो जाएगा, निगेटिव है तो माइनस साइन भी लगा दो, है ना? तो वेक्टर का वेलोसिटी का जो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट होगा वो माइनस साइन के साथ आएगा। वैसे आप देखो तो एंगल हमेशा पॉजिटिव से देखना होता है, तो जब आप पॉजिटिव से देखेंगे तो 90 प्लस 45 135, और cos 135 निगेटिव आ ही जाता है। cos 135 की वैल्यू होती है -1/√2। या तो ऐसे याद रखना, वो तो याद करना ही है, पर फिलहाल शॉर्ट में क्या कर सकते हैं कि हमें जब दिख ही रहा है कि निगेटिव है तो हम इतना लंबा चौड़ा काम क्यों करने जाए, हम इसका वैल्यू निकाले और माइनस साइन खुद से लगा देंगे, है ना? समझे? हमें तो मेन मतलब क्या है कि जो है, अगर मान लो यहाँ पर ये आएगा आपका -3√2, क्या आएगा? -3√2 आएगा। तो -3√2 आएगा तो भाई हमें मतलब किस चीज से, हमें -3√2 तक पहुंचना है। अब वो हम किसी भी फॉर्मूले से पहुंचे, है ना? या तो हम यहाँ से देख लेंगे पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बन रहा है, तो बन जाएगा आपका 6 cos 135। 6 cos, इसके साथ बन गया 135 डिग्री, 90 प्लस 45, तो हो जाएगा 6 cos 135। तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखना बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड इंटू cos 135, एंड cos 135 इज -1/√2, तो -6/√2 दैट इज -3√2। तो ऐसे लिख दें, ऐसे आ जाए। या तो हम ऐसे देख लें कि इस लेंथ को निकाल लेते हैं और हमें पता है कि ये माइनस है, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो माइनस पहले लगा देते हैं और इस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये कॉस एंगल के साथ वाला है तो कॉस आएगा, तो ये हो जाएगा 6 cos 45। अब माइनस होना है, क्यों होना है? क्योंकि हमें पता है कि माइनस में है, तो हम लगा दिए, तो ये हो गया -6 इंटू 1/√2 दैट इज -6 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, तो 2/√2, तो √2 हो जाएगा, 2/√2 √2 हो जाएगा ना, पता है ना वो चीज। तो -3√2 मीटर पर सेकेंड हो गया। और वही वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट देखेंगे y में, तो y के साथ ये पॉजिटिव y है, देखो पॉजिटिव y ऊपर ही ना है बेटा, यहां से देखना है कि ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव y है ना, नीचे भी हो सकता है पॉजिटिव y, तो हम लेना चाहते हैं, हम जैसा लें, क्वेश्चन में दिया तो हम चेंज नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर हमने मान लो पॉजिटिव y नीचे माना है तो पॉजिटिव y नीचे होगा, अगर हमने माना है तो। लेकिन अगर हमने पॉजिटिव y ऊपर माना है तो फिर हम नीचे पॉजिटिव नहीं ले सकते, ऐसा नहीं ना कर सकते। एक तो पॉजिटिव y ऊपर मान भी ले और फिर उसको नीचे पॉजिटिव ले, यानी कि हम अपनी ही चीजों को कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, वो नहीं होता। अगर हमने ऊपर पॉजिटिव y माना है तो ऊपर ही लेना है,
और फिर नीचे क्या आएगा, नेगेटिव वाई। तो यहाँ देख लो, हम यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं मतलब वाई में पॉजिटिव जा रहे हैं, तो वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है ना। एंगल क्या बनेगा, ये 45 डिग्री, क्योंकि ये भी 45 है तो ये भी 45, 90 होगा। तो 6 cos 45 डिग्री दैट इज 3√2 मीटर पर सेकेंड। समझा, 3√2 मीटर पर सेकेंड। cos 45 क्या होगा, 1/√2। ये समझा, इसमें 1 मिनट लगाओगे, 6 × 1/√2, तो 6/√2 क्या हो जाएगा, √2, 3√2 हो जाएगा, वही ना है। √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 6√2/2 दैट इज 3√2, है ना। वो चीज ये हो गया, अब क्लियर है। तो इस तरह से देखो, निगेटिव है। वैसे आपको क्वेश्चंस में निगेटिव वाला देखने का यूज नहीं पड़ेगा सेकंड चैप्टर में ज्यादा, लेकिन आना चाहिए। अब जब वेक्टर पढ़ेंगे तो इस पर डिटेल में बात करेंगे, है ना। चलो अभी इतना दूर समझ गया, क्लियर है। चलो अब हम लोग 2D मोशन को पढ़ सकते हैं। 2D मोशन को पढ़ सकते हैं अगर आपको वेक्टर को 2D में रिप्रेजेंट करना आता है, और लॉज ऑफ मोशन को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां भी जितने भी फोर्स को वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, वेक्टर की तरह। अब जैसे देख लो, एडिशन ऑफ वेक्टर, उसको भी देख लो। एडिशन काम आएगा आप लोग को, एडिशन ऑफ वेक्टर। एक तो ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला था, आई कैप जे कैप में देखेंगे। जैसे कि मान लो, सीधी सी बात है, मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेके समझाता हूँ, है ना। वेक्टर ए मान लो है आपको 2i कैप माइनस 3j कैप, और वेक्टर बी है आपको 3i कैप प्लस 6j कैप, ऐसे है। अब दोनों को ऐड करेंगे, 3i कैप प्लस 6j कैप, तो जैसे ऐड होता है वैसे ही ऐड कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी। तो सोचो, आई कैप को आई कैप वाले के साथ जोड़ेंगे, एक्स वाले को एक्स वाले के साथ जोड़ेंगे, वाई के साथ तो नहीं जोड़ेंगे, समझा। ओके, तो आई कैप में कितना हो गया टोटल, 5, तो 2 + 3, तो ये हो गया 5i कैप, और -3 + 6 + 3j कैप। बस ऐसे ही होता है वेक्टर एडिशन। आई कैप जे कैप में तो और आसान है, ज्योमेट्री में तो ठीक है, a² + b² + 2ab cos थीटा का रूट, उसमें मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन तो आया नहीं उस फार्मूले से। यहाँ तो आई कैप जे कैप का तो मतलब डायरेक्शन भी है, मतलब इन दोनों वेक्टर को जोड़ेंगे तो हमें क्या आएगा, x में 5 यूनिट और y में 3 यूनिट के बराबर आएगा, है ना। वो चीज हो गया, ये डायरेक्शन बता दिया ना कि x में कितना y में कितना। अगर आप वेक्टर a माइनस बी करेंगे, वेक्टर a माइनस बी, तो वेक्टर a में से b को माइनस कर दो, 2i कैप माइनस 3j कैप, और इसमें से माइनस कर दो 3i कैप प्लस 6j कैप, तो 2 - 3 दैट इज -i कैप, या -1i कैप या -i कैप, और यहाँ -3 एंड -6, तो -9j कैप। कोई बड़ी चीज है ना। बस फिर मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या हो जाएगा, 1 का -1 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, आई के साथ जो आता है उसका स्क्वायर, और जे के साथ जो आता है उसका स्क्वायर करके ऐड कर दो और रूट ले लो। यही ना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, ax² + ay² का रूट मैग्नीट्यूड का, तो वो इनका मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा, है ना। तो आसान है, बस एक बार वेक्टर को ढंग से पढ़ने की जरूरत है। ओके, चलो अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। चलो बेटा यहां तक कर लो, फिर समझ में आएगा। कम ऑन डू इट। फॉर्म सब फिल कर लिया बेटा, फॉर्म फिल तो कर लिया, वो फोटो ठीक है कर लेना। जरूरी है, हाँ हाँ जरूरी है ना, जरूरी है। यहाँ आपका जो भी चीज है, हियर यू विल बी डूइंग वेरी सीरियस एजुकेशन, है ना, प्रॉपर तरीके से। ओके, यहाँ पर आप हैं तो आप समझोगे आपका सिलेबस पूरा होगा और ढंग से होगा, और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल होती है यहाँ पर,
यहाँ पर हम कभी एक भी ऐसे बच्चे को नहीं रखते हैं जो पढ़ना नहीं चाहता है ना, उसको अलाउ नहीं करते हैं। ओके, बिल्कुल नहीं अलाउ करते हैं बेटा। आपके पेरेंट्स कब आएंगे? ठीक है, चलो, tell him to meet me on Saturday. Although I will be busy on Saturday, there will be a lot of class, but I can meet 5 मिनट में मिल सकता हूँ, है ना। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, इसलिए तो मैं ज्यादा बिजी हूँ, है ना। आप लोगों की भी छुट्टी होगी तो आप लोग क्लास सैटरडे संडे लगाएंगे, है ना, ढंग से लगाएंगे। सर कब तक है क्लास? आप पढ़ाई करो ना बेटा, हाँ सर, अभी ओके है ओके 10 मिनट। ओके सर, कोई बात नहीं। सर सर बेटा अभी इस पे कमांड भी करना है आपको। हाँ, मतलब इतना ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, इतना ही कॉन्सेप्ट है जो कि 5th चैप्टर तक यूज होगा वेक्टर का। लेकिन अभी वेक्टर पढ़ते रहो, जो मैंने लेक्चर्स भेजा उसको पूरा नोट बना के प्रिपेयर करो, और जहां भी दिक्कत हो मुझसे पूछो, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। ओके, क्योंकि अभी मैंने बता दिया आपको, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन इससे वेक्टर की फीलिंग नहीं आएगी। फीलिंग आने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा शुरू से, लेक्चर को सुनो 2 बार, ठीक है। और जब पढ़ाऊंगा ना, जब 12th वालों को पढ़ाऊंगा, जब आप यहाँ बैठ के पढ़ोगे तब बढ़िया से समझ में आएगा। क्योंकि वहां पे क्या है कि आप जैसे क्वेश्चन है, कोई भी मन में क्वेरी राइज हुआ, आपने पूछ लिया, डाउट खत्म हो गया, है ना, वो चीज है। देखो, अब हम बात कर रहे हैं मोशन इन 2D की बात कर रहे हैं। तो मोशन इन 2D का मतलब क्या हो गया? इसको कहते हैं मोशन 2D। 2D मतलब एक प्लेन सरफेस, है ना। अब जैसे कि मान लो कि सम रेप्टाइल इज मूविंग लाइक अ स्नेक इज मूविंग ऑन अ ग्राउंड, उसका मोशन क्या आप 1D पे मूव कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे बता सकते हैं? नहीं होगा, ऐसे तो नहीं जाता है, वो यूं जा रहा है अलग अलग जगह, है ना। या सम इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन अ ग्राउंड, तो वो 2D हो गया। सपोज अ मॉस्किटो इज फ्लाइंग इन द रूम, 3D हो गया। उसको आप एक सरफेस पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, वो किसी भी डायरेक्शन में यूं घूमता हुआ जाएगा, उसका मोशन 3D में होगा। मतलब उसको रिप्रेजेंट करने का हमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इस तरह की बातें होती है। अब देखिए, सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन इन 2D। तो मोशन इन 2D का मतलब है, दूसरा नाम इसका होता है मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, है ना। प्लेन मतलब प्लेन सरफेस, तो मोशन इन अ प्लेन को हम 2D मोशन कहते हैं। तो 2D मोशन में अब जैसे है, अब जैसे ये सब आप जानो, ध्यान से सुनो, है ना। तो थोड़ा बहुत बात मैं पुरानी चीजें थोड़ा रिपीट करता हूं। जैसे मैंने पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ध्यान से सुनना, पोजीशन वेक्टर नाम ही बता रहा है। पोजीशन वेक्टर क्या बताएगा? पोजीशन बताएगा, किसका? स्पेस में किसी भी पॉइंट का, है ना। तो ये होता है वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन स्पेस। तो पोजीशन वेक्टर हम कहां से बताते हैं? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ द फ्रेम,
विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना बेटा, ओरिजिन। ओरिजिन फ्रेम मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस जो है वही फ्रेम हो गया आपका। तो जैसे यहां पर आप ले लीजिए 2D की बात करें तो दो ही एक्सिस रखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड जहां पे एक्स वाई इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज ओरिजिन। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन होगा, हम 2D की बात करें तो 2D में ही रहेंगे, ठीक है। तो ये P पॉइंट है, 3D में रहेगा तो जेड एक्सिस भी आ जाएगा। तो अगर किसी भी पॉइंट P का अगर हमें पोजीशन चाहिए तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया पोजीशन, तो पोजीशन ओपी हो गया पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को ओपी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, ओपी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। हम यहाँ पे 2D की बात कर रहे हैं और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैसे, आर से, है ना, आर वेक्टर। तो यहाँ पे आर वेक्टर देखो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, ध्यान देना आप लोग, ये देखिए ये यहां तक जो होगा उसको एक्स एक्सिस एक्स कंपोनेंट कहेंगे। तो पोजीशन वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को सिंपली एक्स लिख देते हैं, और ये क्या हो गया वाई कंपोनेंट, तो इसको सिंपली वाई लिख दो, है ना। अब क्वेश्चन में उसकी वैल्यू हो सकती है, फॉर्मूले में थोड़ी वैल्यू रखते हैं। तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर जो है, आर वेक्टर जो आपका हो जाएगा दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, समझा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दैट इज योर पोजीशन वेक्टर, है ना, ये चीज है। अब आप देख लो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी पढ़े हो, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज किससे देते हैं, डिफरेंशिएशन से, है ना, डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत जानते हैं, है ना, स्लाइटली, बस उतना ही यूज है, हमें डिफरेंशिएट करना भी नहीं इस चैप्टर में, सीबीएसई के लिए तो नहीं करना है ना। तो वो चीज है, तो पहले तो सीबीएसई पोर्शन खत्म कर देंगे। तो यहाँ देख लो, तो सबसे पहले जानो डिस्प्लेसमेंट, है ना, 2D में तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो गया पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ध्यान रखिएगा ये सब डेफिनेशन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, चेंज, है ना। एक बड़ा छोटा सा फॉर्मूला है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, जनरल टर्म है ना, डे टू डे लाइफ में यूज होता है चेंज। चेंज वर्ड का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, याद रहेगा। कहीं भी चेंज की बात करें, मान लो आपके पॉकेट में कुछ पैसे हैं, है ना, अभी आपके पास जो भी है, आप गए बाहर गए सामान खरीदे, 50 रुपए का सामान खरीदे, 50 रुपए आपने निकाल के दे दिया, है ना। तब जो चेंज होगा, मान लो आपके पॉकेट में जो मनी है, मैं कहूँ डेल्टा मनी, यानी कि चेंज इन द अमाउंट ऑफ मनी, तो वो क्या हो जाएगा -50 रुपीज, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल। अब पॉकेट में पहले जितना भी था, मान लो पहले एक्स था, तो अब क्या है एक्स -50, क्योंकि 50 खर्च कर दिया, तो फाइनल हो गया एक्स -50 और इनिशियल हो गया एक्स। तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज एक्स -50 माइनस एक्स, समझा ये बात, नींद आ रही है, हाँ, हेडेक हो रहा है, पानी पीते हो, ओके, पानी अच्छे से पिया करो। और क्या चश्मा का नंबर से दिक्कत हो रहा है, तो चेक करा लेना, ओके बेटा, देख लो ये सब चीज का ध्यान रखो, नहीं तो काफी दिक्कत होगी, ठीक है। तो बेसिकली जो है चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अगर मान लो पहले आपके पॉकेट में 100 रुपए है, आपने या चलो 200 है, 50 रुपए खर्च कर दिए, तो अब कितना बचा 150, तो फाइनली 150 है, और इनिशियली क्या था 200, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा 150 माइनस 200 -50। यानी कि कोई चीज घटता है, कोई भी चीज घटता है, डिक्रीज होता है, तो उसका चेंज निगेटिव होगा। अब कोई चीज बढ़ता है, मान लो मैंने आपको 100 रुपए और दे दिए, तो पहले आपके पॉकेट में 200 थे, मैंने 100 रुपए और आपको दे दिए, तब हो गया 300, तो फाइनली हो गया 300, इनिशियली था 200, तो फाइनल माइनस इनिशियल 300 माइनस 200 कितना हो गया 100, 100, यानी कि चेंज पॉजिटिव हो गया।
सो कोई भी चीज इंक्रीज होगा तो उसका चेंज पॉजिटिव होगा और डिक्रीज होगा तो चेंज निगेटिव होगा। और चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो वजन में हो, है ना, चाहे किसी भी चीज में हो, चाहे वो वेक्टर में हो या स्केलर में हो, मैथ्स में हो या हिस्ट्री में हो, कहीं भी हो। चेंज का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। बिल्कुल बेसिक सा चीज है मेरे बेटा, समझे। और हर जगह यूज होगा, हजारों बार यूज होगा, है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैथ्स में हजारों बार यूज होगा, ये बात याद रखना है। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, जैसे आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर एफ का मतलब आर फाइनल, फाइनल पोजीशन वेक्टर, दैट इज लिख लो ताकि याद रहे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। समझा इसको, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। तुम एस से लिखो या डेल्टा आर से लिखो, डिस्प्लेसमेंट को ये लिख लो, इसके बाद लास्ट में लिख लेना, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं साइड में कर देता हूँ कि एस लिखिए डिस्प्लेसमेंट को या डेल्टा आर लिखिए। डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, तो दैट इज योर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। जल्दी से खत्म करो, है ना। बस वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिफाइन कर देते हैं 2D में, एंड देन यू कैन नो प्रोजेक्टाइल। कम ऑन डू इट। 5 मिनट और जानेंगे इसको, जल्दी से करो बेटा। 5 मिनट मोर, लेट अस स्टडी। भूख लग गई? हो गया? लिख लो। क्या चीज? हाँ नहीं, वेक्टर कट कर देगा तो भी पढ़ना है। वेक्टर कट, यार वो मूर्ख लोग हैं, है ना। उनका कहना क्या है ना, एक काम करते हैं इंसान का गला काट देते हैं बस, और बाकी इंसान को रख देते हैं, है ना। वो ऐसे लोग हैं। वैसे मैं चेक कर लेता हूँ, मैं लगा भी दूंगा यहाँ, है ना, वो कट पोर्शन, ताकि मुझे भी थोड़ा दिखे। जो जरूरत की चीज होगी वो पढ़ा देंगे, जो जरूरत की चीज जिसकी यूज नहीं होगी उसको छोड़ देंगे। तो जल्दी से नोट करो। नोट हो गया सर। कर, हाँ बेटा बस 1 मिनट बता रहा हूँ। चैप्टर 4 में कुछ नहीं हटाया है वैसे। चलो चैप्टर 4 में, चैप्टर 3 में क्या हटाया है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम कोई हटाने की चीज है? पूरी फिजिक्स ही रेफरेंस फ्रेम से देखी जाती है। वही मैंने कहा नहीं, ऐसे लोग हैं एसबीएसई वाले, ये बोलेंगे इंसान को जिंदा रखना बस गला काट दो, बाकी इंसान को छोड़ दो, है ना। चैप्टर 1 तो पूरा ही हटा दिया। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन हटा दिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, तो बचा क्या फिर? मोशन इन स्ट्रेट लाइन सर चैप्टर और का नाम है, न्यूटन्स उसमें लॉ से फ्रेम वगैरह ऑफ, भी हटा दिया। बेटा हटाने दो ना, मैंने तो पहले ही बोला दे आर जस्ट स्टूपिड पीपल, उनको साइंस का कोई नॉलेज ही नहीं है, है ना।
ओके, उनको साइंस का नॉलेज ही नहीं है। 2 ग्राफ हटाए और क्या है पूरा ही हट गया, चैप्टर 3 में तो कुछ बचा ही नहीं। क्या मोशन इन स्ट्रेट लाइन हटा दिया? चैप्टर का ही नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, लिखा है रेफरेंस फ्रेम मोशन इन स्ट्रेट लाइन हटा दिए, पोजीशन टाइम ग्राफ हटा दिए, स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हटा दिए। तो पोजीशन टाइम ग्राफ आता नहीं है, स्पीड आता नहीं है, एक्सेलरेशन आ जाएगा समझ में? हाँ आ जाएगा? नहीं ना आएगा बेटा, सीधी सी बात है। ओके, इनका कहने का मतलब है आप बच्चे को लेटर्स मत पढ़ाइए, वर्ड का फॉर्मेशन मत पढ़ाइए और बुक रीड करवाइए। हाउ कैन एनीवन कैन डू? ओके, ये जो चैप्टर्स वगैरह में जैसे हटाया ना, आई कैन बेट दैट उस बंदे को फिजिक्स का पी तक नहीं आता होगा। ओके, या हो सकता है कि 10th फेल बंदा हो, जिसने कभी पढ़ाई ना किया हो, या फेल हो, इससे मूर्ख लोग पढ़े हुए हैं। अभी जो सिलेबस है 11th 12th का जो सिलेबस है वो ऐसा है, या तो आप पूरे 1 ईयर के लिए छोड़िए, 1 ईयर हम एलिमिनेट कर देते हैं, 1 ईयर किसी बच्चे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम 1 साल का कोर्स ही हटा देते हैं, है ना। 1 ईयर हम स्किप कर देते हैं, कोविड के चक्कर में कोई स्कूल नहीं, अगले साल से सेशन शुरू होगा, 1 साल पढ़ाई मत, पढ़ने घर में पढ़ो अलग बात है, 1 साल हम उसको मान लेंगे कि नहीं है ना। जो 9th में है उनका 10th 1 साल के बाद शुरू करेंगे, ये कर देते तो ज्यादा बेटर था। अब तुम 11th में जो सिलेबस अभी जो बचा है, हम लोग के समय तो था ज्यादा भी था, अब जो सिलेबस बचा है उसमें से एक वर्ड भी हटाएंगे तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, है ना। ऐसे थोड़ी सिलेबस हटता है। चलो देखो, कुछ भी लिख दिया है, देखो हो गया, ये लिख लिया, तो ये चीज है। अब जैसे इसके बाद थोड़ा सा एक रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट उसमें है चैप्टर 3 में। मोशन पढ़ाई नहीं, रिलेटिव मोशन कैसे समझ में आ जाएगा? रिलेटिव मोशन तो स्कूल के टीचर को समझ में ना आता है ना। और ये बच्चों को आपने पूरा चैप्टर हटा दिया, लास्ट में रिलेटिव मोशन समझना है, ये नहीं पॉसिबल है ना। देखो, तो अब हमने ये जान लिया। अब देखो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी, है ना। ये सारा चीज जिन्होंने हटाया है, वेलोसिटी का डेफिनेशन ये सब पढ़ना ही नहीं है, तो कुछ नहीं पढ़ना है, वेलोसिटी नहीं पढ़ना है, स्पीड नहीं पढ़ना है। जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर, जब जानेंगे नहीं वेलोसिटी क्या होता है, तो फिर कैलकुलेट किस चीज को करेंगे, है ना। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर with respect to time, है ना, इट्स कॉल्ड वेलोसिटी। ये चीज ऑलरेडी आप पढ़े हैं कि रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज कैसे देते हैं? डिफरेंशिएशन से। तो 2 तरह का होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको डिफरेंशिएशन से मिलेगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर का रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विद डिफरेंशिएशन, तो डी आर वाई, और किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज v average, that is total displacement upon time taken। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डेल्टा आर, है ना, डेल्टा आर से डिस्प्लेसमेंट है ना। डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट में टाइम लगा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी।
एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मतलब मान लो आप 1 घंटा दौड़े, कभी तेज दौड़े होंगे, कभी स्लो दौड़े होंगे, बीच में थक गए होंगे तो वॉक किए होंगे तो स्पीड कम होगी, ज्यादा थक गए होंगे 2 मिनट बैठ के सांस लिए होंगे तो स्पीड 0 होगी, है ना। तो कुछ भी देख सकते हैं ना। तो एवरेज स्पीड में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस हमेशा डिफरेंशिएशन से मिलेगा, है ना, डिफरेंशिएशन से dr by dt। चलो यहां तक नोट करो, आपको यहाँ डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, बस मीनिंग जानना है कि होता है, समझे। आ जाओ, नोट कर लिया, करो इसको। एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। उसको भी लिख लो, बस यहीं तक आज रखते हैं। प्रोजेक्टाइल के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, with respect to time, it's called acceleration। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज देखो इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन से आता है। इस बार किसका चेंज ले रहे हैं, वेलोसिटी का ले रहे हैं, तो डिफरेंशिएट किसको करेंगे, वेलोसिटी को, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा dv बाई dt, इसको नोट करो। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज में डेल्टा v बाई डेल्टा टी। ये फॉर्मूला याद रखना, तभी क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। इस पे क्वेश्चंस करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस पे नहीं, एवरेज पे ही कराएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन उसमें यूज होगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी। छोटा मोटा अगर करना चाहो तो कर सकते हो इसमें। v2 माइनस v1, डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल मान लो v2 है या vf है, तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। अब देखो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सिखाया ना, बोलो बेटा, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सिखाया अभी था। तो मान लो v2 दिया है, v1 दिया है, तो v2 माइनस v1 निकल जाएगा, कर लेंगे, है ना, वो चीज है। और अगर मैग्नीट्यूड में करना है, ज्योमेट्री में करना है, तो ऐसे हो जाएगा v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। पहले वैसे ही कर देंगे, उसके बाद स्क्वायर लगा के रूट कर देंगे। वो हाँ, वो उसमें आई कैप जे कैप में करेंगे तो वो कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकली दिया हुआ है तो ज्योमेट्री वाला में वो यूज कर लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एडिशन में होता है प्लस 2ab cos थीटा, सब्ट्रैक्शन में होता है माइनस 2ab cos थीटा, बस इतना फर्क है, समझा। चलो कर दो इसको। तो यहाँ तक ये हो गया। नाउ वी कैन मूव टू प्रोजेक्टाइल। निकल रहे हो रेस्ट करने, क्वेश्चन बनाया है कितना दूर आपका, चलो 4 बजे आ जाओ, ठीक है। चलो तो ये सब एक बार मैंने रिवाइज करा दिया कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। हाँ देख लो, कोई नहीं, लॉक कर दियो ना उसमें चक्के में, कर देना बेटा। चलिए नेक्स्ट अब जो है एक लाइन प्रोजेक्टाइल के बारे में जान लो, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक नोट हो गया, नोट हो गया ना बच्चों, यस सर। निशांत। चलो देखो अब हमारा जो है इस पे क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, है ना। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 ही टॉपिक है इसमें, जा रहे हैं, ठीक है कोई नहीं।
प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन, ये है। और थोड़ा रिलेटिव मोशन के भी कॉन्सेप्ट इसमें है, तो वो सब हमें देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इस चैप्टर से कुछ भी रिमूव नहीं किया है, तो आपके लिए भी थोड़ा ये चैप्टर बड़ा है, ओके। और इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट। फर्स्ट चैप्टर से रिमूव भी कर दिया तो बहुत ज्यादा इश्यू नहीं, क्योंकि 9th में आपने पढ़ा है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, B इक्वल टू U प्लस AT, ये सब पढ़ा है, वही सब यूज होता है CBSE में उतना, और वो यहाँ भी यूज होगा, तो ज्यादा इश्यू नहीं है। लेकिन जो वेक्टर पार्ट है ना, वो यूज होता है, तो हम लोग वेक्टर तो जानेंगे ही डिटेल में, डोंट वरी। तो प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट मतलब किसी भी चीज को थ्रो करना, है ना। तो प्रोजेक्टाइल, अब जैसे देखो मैंने इसको यू थ्रो किया, सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, बट जनरली ये 1D मोशन हो गया, क्योंकि ऊपर गया नीचे आया एक ही लाइन पे। तो जब हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, तो हम इसको कैसे थ्रो कर रहे हैं? हम इसको किसी एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने बैट से बॉल को हिट किया फॉर अ 6, सो इट इज गोइंग लाइक दिस, है ना। इस तरह से कर्व पार्ट पे जाता है, जैसे पैराबोलिक पार्ट, सो दैट इज योर प्रोजेक्टाइल, उसको प्रोजेक्टाइल कहेंगे, है ना। तो ये जो मोशन है, दिस मोशन, so this motion is your projectile motion, what this point? तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है अगले क्लास में जानेंगे, बस ये बना लो, एक दो चीजें लिख लो इसके बारे में। जैसे कि 2D मोशन है, इधर मान लो y एक्सिस है और इधर जो है बेटा x एक्सिस है। इधर अगर मैंने किसी, मान लो u इज द इनिशियल स्पीड, तो ये आपका कहलाता है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, जिस स्पीड से आपने थ्रो किया हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल समझते हैं ना, वर्टिकल मतलब ऊपर, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल यहाँ बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब मान लो कि ये प्रोजेक्टाइल यूं गया, ऐसे गया बेटा, ठीक है। अगर ये प्रोजेक्टाइल यूं गया लाइक दिस, तो यहां पर आप क्या देखोगे कि ये O हो गया, ये A हो गया, यहाँ ये मैक्सिमम हाइट, इसके ऊपर तो नहीं ना गया ये, है ना। यहाँ पर स्पीड इस डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, है ना। वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंट होता है। जैसे सोचो, अगर आप इधर दौड़ रहे हो तो आप इधर जाओगे, ऑब्वियसली बात है, जिधर आप दौड़ोगे उधर ही ना जाओगे, तो वेलोसिटी किधर होगा? वेलोसिटी विल बी ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, यानी कि जिधर मूव करोगे उधर ही वेलोसिटी होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दौड़ूं इधर और मैं जाऊं इधर, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी वेलोसिटी इधर हो और मैं जा इधर रहा हूं। तो ऑब्वियसली बात है, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द पाथ, टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो यहाँ पर इधर, यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, है ना। ऐसा हो सकता है कि बॉडी ऊपर जा रहा है और वेलोसिटी इधर है, कॉमन सेंस है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे कोई मैथमेटिकली नहीं सोच के समझ सकते, मैथमेटिकली नहीं समझते। तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया, ये हो गया। तो ये जो मैक्सिमम हाइट है, इसके ऊपर नहीं गया प्रोजेक्टाइल, उसका फिर नीचे आने लगा। सो दिस हाइट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। और ये जो है यहां से लेकर के जहां पे गिरा है प्रोजेक्टाइल, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज, आर। इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज, आर इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। अब बेटा O से A आने का जो टाइम लगता है, उतने देर के लिए हवा में रहा है। जैसे मान लो मैंने यू थ्रो किया लाइक दिस, आई हैव थ्रोन इट, तो ये जो गया वहां तक, तो दे देना मुझे, ठीक है। तो जितने देर के लिए हवा में था, तो वो जो है जितने देर के लिए बेटा ये हवा में था, दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, एयर रेसिस्टेंस वगैरह को हम नेग्लेक्ट करते हैं, है ना, एयर के फोर्स को नहीं लेते हैं। तो टी क्या हो गया? टी हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, टाइम टू। एयर को नेग्लेक्ट करने वाला एयर के फोर्स को ही नेग्लेक्ट कर रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। ग्रेविटी एयर के कारण थोड़ी है, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट लेंगे तो ये गिरेगा क्यों? नहीं कर देंगे नेग्लेक्ट, तो ग्रेविटी तो ही नेग्लेक्ट करते हैं, एयर के रेसिस्टेंस पे, एयर के फोर्स को नेग्लेक्ट करते हैं। हाँ मतलब एयर मतलब वैक्यूम मान के चल लो, ग्रेविटी फ्री नहीं। ग्रेविटी नहीं लेंगे तो मैंने अगर ऐसे थ्रो किया तो सीधा चला जाएगा, फिर गिरेगा क्यों ये, है ना। चलो, टाइम टू मूव फ्रॉम O टू A। अब इसके बारे में डिटेल में सारा मैथमेटिकल काम अगले क्लास में करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं, ओके। इसको नोट कर लो।
तो ये प्रोजेक्टाइल है। तब तक आप लोग वेक्टर कर भी लोगे बेटा, है ना? वेक्टर को अच्छे से 4-5 लेक्चर तक कर लेना, नोट बना लेना। चलो, और जो मैंने आज पढ़ाया उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। कम ऑन, डू इट। सर हो गई क्लास खत्म? चलिए यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अभी मैसेज भेज दूंगा कितने बजे शुरू करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए।